हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम 12th क्लास की केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, फ्रैंकलिन तथा शॉर्ट की दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है, अर्थात ऐसा यौगिक बताना है जिसमें फ्रैंकलिन और शॉर्ट की दोनों दोष पाए जाते हैं। तो बच्चों, इसमें जो आपका AgBr है वह ऐसा यौगिक है जिसमें फ्रैंकलिन और शॉर्ट की दोनों ही दोष पाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका, ग्रेफाइट है आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस या आपका आणविक ठोस। तो बच्चों, जो आपका ग्रेफाइट होता है वो अत्यंत प्रबल और सहसंयोजन आबंध होता है, यानी जो आपका ग्रेफाइट होता है उसके अंदर प्रबल सहसंयोजन आबंध पाया जाता है। तो इसीलिए जो आपका ग्रेफाइट है वह आपका क्या है, सहसंयोजन ठोस है। तो आपका इसका सी ऑप्शन यानी सहसंयोजन यौगिक आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, अर्थात NaCl, KCl, N2SO4, इनमें से हमें वह उदाहरण बताना है जो क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस उन्हें कहते हैं जो कि अपने विपरीत आयनों में टूट जाते हैं। तो यहाँ हम Na को देखें तो Na+Cl- अपने आयनों में टूट जाएगा। KCl को देखें तो K+ और Cl- ये भी अपने आयनों में टूट जाएगा। इसको देखें तो इसको हम तोड़ें तो Na2 जो है वो 2Na+ और प्लस SO4- अपने आयनों में टूट जाएगा। तो तीनों आपके जो हैं क्रिस्टलीय ठोस हैं। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, यानी ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका FCC यानी फेस क्यूबिक सेल यानी फलक एकक कोष्ठिका। एकक सेल के कोर की लंबाई स्मॉल a है और उसके परमाणु की त्रिज्या स्मॉल r है। तो हमें A और R इन दोनों में रिलेशन यानी संबंध निकालना है। तो FCC यानी फलक एकक कोष्ठिका जो होती है उसका हम डेरिवेशन करते हैं, उसमें जो R की वैल्यू निकलती है वो निकलती है रूट में 3/4 × A। तो R बराबर रूट में 3/4 × A, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी क्रिस्टल में ब्रेवे जालकों की कुल संख्या होती है। तो आपके ब्रेवे नाम का एक वैज्ञानिक था, उन्होंने जो है ठोसों को विभिन्न भागों में बांटा, जैसे समलताक्ष, द्विलताक्ष। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी जो आकृति हमें प्राप्त होती है वो आपकी 14 यानी 14 आकृतियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, जैसे समलंब, समलताक्ष, द्विलताक्ष। तो इस तरीके से ब्रेवे जालकों की जो संख्या होती है वो कुल संख्या 14 यानी 14 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आपका प्लास्टिक है। तो ऑप्शन आपका पहला है आयनिक ठोस, दूसरा ऑप्शन है धात्विक ठोस, तीसरा ऑप्शन है अक्रिस्टलीय ठोस और फोर्थ ऑप्शन आपका आणविक ठोस। तो बच्चों, जो प्लास्टिक होती है वो आपकी अक्रिस्टलीय ठोस होती है, क्योंकि जो आपके क्रिस्टल होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, सभी पदार्थ अपने विपरीत आयनों में टूट जाते हैं, जबकि प्लास्टिक जो होती है वो अपने आयनों में नहीं टूटती है। वह कैसी होती है, वह दानेदार क्रिस्टल ग्रुप में पाई जाती है, अर्थात प्लास्टिक हमारी अक्रिस्टलीय ठोस होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित ठोसों में से किसका गलनांक उच्च होता है। पहला है आपका सहसंयोजी ठोस, दूसरा छद्म ठोस, तीसरा आयनिक ठोस और चौथा आपका आणविक ठोस। तो बच्चों, जो आपका आणविक ठोस है इसका गलनांक उच्च होता है, तो आपका इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसमें शॉर्ट की दोष पाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन आपका CSCl, दूसरा है ZnS और तीसरा है A और B दोनों, और चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जो आपका ZnS होता है वह तो आपका फ्रैंकलिन दोष होता है। शॉर्ट की दोष उस दोष को कहते हैं जिसमें आयनों की संख्या लगभग समान होती है।
तो यहाँ पर CsCl जो है वह आपका शॉर्ट की दोष होगा। क्यों? क्योंकि इसमें Cs और Cl के आयनों की संख्या जो है लगभग समान या बराबर होती है। 9th क्वेश्चन आपका, फ्रैंकलिन दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व पहला आपका घटता है, दूसरा बढ़ता है, तीसरा परिवर्तित होता है और चौथा आपका स्थिर रहता है। तो बच्चों जो आपका फ्रैंकलिन दोष होता है उसमें हम जब पदार्थों को उसके आयनों में तोड़ते हैं, जो आयन है उनके आयतनों में ना कमी होती है ना वृद्धि होती है। तो उनके आयतनों में कमी और वृद्धि नहीं होती, इसलिए इसका जो आयतन है वो स्थिर रहता है और जब उसका आयतन स्थिर होगा तो उसका घनत्व भी स्थिर रहता है। ठीक है, तो क्रिस्टल का घनत्व स्थिर रहता है। आपका 4th आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 2nd चैप्टर जो है विलयन उसमें से लिया गया है। तो क्वेश्चन है आपका, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के लिए डेल्टा H विलयन होता है। तो बच्चों ऑप्शन है आपका, डेल्टा H का विलयन धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है, तीसरा उदासीन होता है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऋणात्मक विचलन के लिए जो आपका डेल्टा H यानी हीट का जो मान होता है वो नेगेटिव होता है। तो इसका आंसर बी सही है। ऋणात्मक विचलन के लिए जो विलयन है उसकी हीट का मान माइनस का यानी ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है। पहला आपका 0.015 m ग्लूकोज, सेकंड आपका KNO3, थर्ड है आपका यूरिया और फोर्थ है आपका Na2SO4। तो सर्वाधिक क्वथनांक वह पदार्थ प्रदर्शित करता है जिस पर आयनों की संख्या अधिक होती है। अगर हम इसमें देखें तो पहला आपका दिया है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो अपने आयनों में नहीं टूटता है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, अगर हम KNO3 की बात करें तो KNO3 जो होता है, KNO3 ये K+ और NO3 अपने आयनों में टूट जाएगा, तो यहाँ हमें K+ यानी एक आयन प्राप्त होगा। यूरिया को हम देखें तो यूरिया जो होता है वो भी अपने आयनों में नहीं टूटता है। और अगर हम Na2SO4 की बात करें, Na2SO4 तो यहाँ पर 2Na + SO4 -2 में टूट जाएगा। तो इसमें हम ध्यान से देखें तो इसमें तो कोई आयन है नहीं, ना ही इसमें कोई आयन है। इसमें हमें एक प्लस का आयन प्राप्त हो रहा है और इसमें हमें 2 आयन प्राप्त हो रहे हैं। किसके? Na के 2 आयन। तो सबसे जो प्रबल क्वथनांक वाला विलयन होगा वह होगा Na2SO4 वाला। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी सही है, यानी 0.01 m Na2SO4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्य गुणधर्म है? तो बच्चों अणु संख्य गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं जो पदार्थ की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी प्रकृति पर। तो यहाँ हम देखें तो पहला है पृष्ठ तनाव, दूसरा श्यानता, तीसरा पराशर दाब और चौथा है प्रकाशिक सक्रियता। तो इसमें आपका जो सी ऑप्शन है यानी पराशर दाब, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जो आपका पराशर दाब होता है उसका सूत्र होता है πV = W/m × RT। तो यहाँ पर V को हम नीचे लेकर जाएं तो W/m × V RT और W/m होता है आपका N, तो N/V RT। तो यहाँ पर N का मतलब है मोलों की संख्या, अर्थात हमने कितने मोल किसी भी यानी विलयन यानी उसके आयतन में मिलाए हैं। तो यह हमारा डिपेंड करता है कि किसी विलयन में हमने कितना पदार्थ मिलाया है। तो यहाँ पर जो पराशर दाब है वह अणु संख्य गुणधर्म को प्रदर्शित करेगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विलयनों में से सर्वाधिक पराशर दाब होगा? पहला KCl, दूसरा NH4 का अल्ट्राइज PO4, तीसरा BaCl2 और चौथा आपका C6H12O6। तो बच्चों जो पराशर दाब उस विलयन का अधिक होता है जिस पर आयनों की संख्या अधिक होती है। तो अगर हम
KCl की बात करें तो देखिए KCl जो होता है KCl ये अपने अपने आयनों में टूटेगा तो K प्लस और Cl माइनस प्राप्त होगा। यहाँ हमें K का एक आयन प्राप्त हुआ है। दूसरा आपका NH4 का होल थ्राइज PO4, NH4 का होल थ्राइज PO4, इसे हम तोड़ें तो NH4 जो है हमारे वो कितने हैं 3 और PO4 कितने आपके माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ हम देखें तो इसका एक आयन है और इसके NH4 प्लस के कितने आयन हैं 3 आयन है। तो देखें यहाँ पर Ba के कितने आयन होंगे +2 होंगे, यहाँ इसका कोई आयन नहीं होगा। तो इसमें जो NH4 के हैं वो सबसे ज़्यादा यानी 3 आयन प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात 1m NH4 का होल थ्राइज PO4 हमारा सबसे अधिक प्राशर दाब वाला विलयन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर K प्लस प्राप्त हो रहा था, यहाँ पर हमें NH4 प्लस हो रहा है लेकिन 3 आयन, यहाँ पर Ba के 2 आयन प्राप्त होंगे और इसका कोई आयन प्राप्त नहीं होगा। तो इसके अधिक आयन होने की वजह से इसका जो प्राशर दाब है वह सबसे अधिक होगा, अर्थात जिस विलयन में आयनों की संख्या अधिक होती है उसका प्राशर दाब अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा। तो पहले आपको वाष्प दाब अधिक पूछा था, अब इसमें न्यूनतम पूछा है अर्थात कम पूछा है। तो यहाँ हम देखें तो पहला आपका BaCl2, दूसरा फिनॉल, तीसरा ग्लूकोज, चौथा सोडियम क्लोराइड। अब देखिए फिनॉल जो होता है वो अपने एक आयन में टूटता है, सोडियम क्लोराइड अपने एक आयन में टूटता है और सुक्रोज जो है अपने आयनों में नहीं टूटता, जबकि BaCl2 होता है वो अपने 2 आयनों में टूटता है। मतलब अगर हम BaCl2 इसे हम तोड़ें तो हमें Ba+2 और Cl माइनस के 2 मोल प्राप्त होंगे। अगर हम सोडियम क्लोराइड को तोड़ें तो Na+ और Cl माइनस प्राप्त होगा। तो इसके आयन कितने एक है, इस पर कितने आयन है 2 आयन है। ठीक है, जब इसके आयन 2 होंगे तो क्या होगा, ये जल को वाष्प में बदलने से रोकेगा, अर्थात हमें जो वाष्प दाब है वो कम प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपका BaCl2 का विलयन है वो हमें कम वाष्प दाब प्राप्त करेगा। ठीक है, तो 1m BaCl2 जो है वो हमें न्यूनतम वाष्प दाब देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपरासी होंगे। तो बच्चों समपरासी युग्म का मतलब हमें ऐसे विलयन बताने हैं जिनके पराशर दाब समान होंगे। और बच्चों पराशर दाब उन विलयनों के समान होते हैं जिनमें आयनों की संख्या समान होती है। फिर से समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपरासी होंगे। तो समपरासी विलयन वे विलयन होते हैं जिनका पराशर दाब समान होता है। और पराशर दाब कब समान होगा, जब उसमें आयनों की संख्या समान होगी। ठीक है, तो ऑप्शन दिया आपका पहला आपका NaCl और Na2SO4। यहाँ हम देखें तो 0.1 Na दिया है यानी 1+ का साइन होगा। यहाँ देखें तो Na2 यहाँ में 2+ के साइन प्राप्त होंगे, तो ये हमारा विषम परासी विलयन है। इसे हम देखें तो यूरिया पर कोई चार्ज नहीं होता है और Na पर एक चार्ज होता है, तो ये भी हमारे अलग अलग साइन आ रहे हैं। अगला ऑप्शन है आपका यूरिया और MgCl2। यूरिया पर कोई चार्ज नहीं होता और Mg पे प्लस के 2 चार्ज होते हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। फोर्थ ऑप्शन देखें तो Ca जो होता है उस पर प्लस का 2 चार्ज होता है, कैल्शियम पर प्लस के 2 साइन होते हैं और Na पर वैसे एक साइन होता है। और कितने Na हैं, यहाँ आपके 2 Na हैं, तो यहाँ पर आपके 2+ के साइन हैं और यहाँ पर भी Ca पर प्लस के 2 साइन हैं। तो इन दोनों में जो साइन है या आयन है वो समान है। जब इनके आयन समान है तो क्या होगा, इसका जो पराशर दाब है वो समान होगा। और इनके जो पराशर दाब समान है तो इनके युग्म भी कैसे होंगे, समपरासी विलयन होंगे। तो आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा, अर्थात वह विलयन बताना है जिसका क्वथनांक अधिक होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर ग्लूकोज और सुक्रोज इन दोनों का तो कोई आयन नहीं होता है, अर्थात ये अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, तो इनसे तो हमें कोई मतलब नहीं है। बचा आपका NaCl और CaCl2। Na जो होता है उस पर एक चार्ज होता है, जब एक चार्ज है तो ये पदार्थ को वाष्प में बदलने से कम रोक पाएगा, जब कम रोकेगा तो जल जो है वो अधिक वाष्प बनेगा, जिससे आपका जल का जो क्वथनांक है वह अधिक होगा। कैल्शियम को हम देखें तो इस पर 2+ के होते हैं, 2+ का साइन होता है, तो ये जल को रोकेगा वाष्प में बदलने से। जब हमारी जल वाष्प नहीं बदलेगी तो क्या हुआ, तो हमारा क्वथनांक कम प्राप्त होगा, तो यहाँ पर NaCl जो है वो अधिक जो है वाष्प देगा, जिससे इसका क्वथनांक अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, आसुत या शुद्ध जल की मूलरता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका 55.56, क्योंकि जो शुद्ध जल होता है उसकी मूलरता 55.56 होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो 3rd चैप्टर से लिया गया है, जिसका नाम है विद्युत रसायन। तो पहला क्वेश्चन है इसका, प्रबलतम अपचायक है Li, Na, K या Cs, अर्थात हमें इनमें से वह पदार्थ बताना है जो कि अधिक अपचायक होता है। तो हम अगर देखें तो जो Li होता है लिथियम, उसका विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो स्थान होता है वो सबसे ऊपर होता है। अगर हम लिथियम की बात करें तो इसका जो स्थान होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में वो सबसे ऊपर होता है, और इसका जो विभव होता है वो होता है -0.34 वोल्ट। जो लिथियम है इसका विभव होता है -0.30 वोल्ट, है ना, और सबसे ऊपर होता है लिथियम ना। तो इस हिसाब से हम इन चारों की बात करें तो लिथियम जो है वो अधिक अपचायक वाला पदार्थ होगा। क्यों होगा, क्योंकि Li का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर होता है, इस पर वोल्टेज जो होते हैं वो -0.34 वोल्ट होते हैं, इसलिए ये अधिक प्रबल अपचायक है। अगला क्वेश्चन है आपका, 4 तत्वों A, B, C तथा D के मानक अपचन विभव क्रमशः ये दे रखें, इनमें से हमें सबसे प्रबल अपचायक बताना है। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि प्रबल अपचायक उसे कहते हैं जिसका मान विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए मैं इसके लिए एक ग्राफ बना लेता हूँ। यहाँ पर आपका 0 होता है, फिर इधर -1 और -2, इधर आपका +1, ये +2। इस संख्या रेखा को हम देखें ध्यान से तो इसमें जो -2 है, यानी जो माइनस के वोल्टेज होते हैं वो सबसे अधिक होते हैं, यानी अधिक प्रबल होते हैं। तो इसकी जो अपचायक क्षमता है वो सबसे अधिक है, इससे कम -1 की है, फिर इससे कम 0 की, इससे कम 1 की और 1 से कम 2 की। तो ये इसका क्रम होता है। सबसे अधिक जो अपचायक विभव होता है वो किसका होता है, माइनस में बड़ी वैल्यू का। फिर से जो आपका अपचायक विभव होता है वो माइनस में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसका अपचायक विभव सबसे अधिक होता है। तो यहाँ हम देखें तो वैल्यू हमें दी है माइनस के 2.90, ये प्लस का 1.50, ये माइनस का 0.74 और ये आपका प्लस का 0.34। तो यहाँ हम देखें तो माइनस की वैल्यू एक ये है और एक ये है, इन दोनों में ये वैल्यू माइनस की बड़ी है। तो मैंने आपको बताया था माइनस में जो वैल्यू सबसे बड़ी होती है वही आपका अपचायक विभव अधिक कहलाता है। ठीक है, तो जबकि माइनस के 2.90 ये किसका मान है, ये आपका ए का मान है। तो यहाँ पर ए जो है वो अधिक प्रबल अपचायक होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें माइनस की वैल्यू अधिक है, अर्थात इसके वोल्टेज अधिक हैं, और जिसके माइनस में वोल्टेज अधिक होते हैं उसका अपचायक प्रबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 डिग्री सेल्सियस पर Li/Li प्लस, Ba/Ba+2, Na/Na प्लस तथा Mg/Mg+2 युग्मों के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः ये दे रखे हैं आपको वोल्ट में। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक बताना है। तो यहाँ भी हमें ऑक्सीकारक पूछा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इस माइनस की वैल्यू कौन सी है। तो इसमें ये भी माइनस की नहीं है, ये भी नहीं है माइनस की, और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो माइनस की वैल्यू जब नहीं दी हो तो हम प्लस की वैल्यू देखते हैं। तो प्लस की हम वैल्यू देखें
तो प्लस में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, प्लस में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही आपका प्रबल ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो ये 3 दिया है, ये 2.7, ये भी 2.71, ये आपका 2.3। तो ये जो है वो सबसे कम वैल्यू है काय में, प्लस में। तो प्लस में जो सबसे कम वैल्यू होती है वो आपका ऑक्सीकारक प्रबल विभव कहलाता है। तो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू आपकी मैग्नीशियम की है। तो ये मैग्नीशियम आपका वो अधिक प्रबल ऑक्सीकारक होगा। फिर से जो माइनस में बड़ी वैल्यू होती है वो अपचायक विभव कहलाता है, और प्लस में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो आपका ऑक्सीकारक विभव कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ए बी तथा सी तत्वों का मानक अपचयन विभव दिया है 0.68, माइनस के 0.50 वोल्ट और माइनस के 2.5 वोल्ट। उनकी अपचयन शक्ति का क्रम लिखना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे प्लस में कौन सी वैल्यू है। तो यहाँ पर प्लस के 0.68 ये वैल्यू दे रखी है, तो ये अब सबसे बड़ा होगा। इससे छोटा देखें तो इससे माइनस की वैल्यू देखेंगे कम वाली, यानी माइनस के 0.5। इसके बाद देखें हम तो इससे बड़ी कौन सी है, माइनस के 2.5 वोल्ट। तो यहाँ हम इसको क्रम से लिखें तो पहला ए होगा, फिर बी, फिर सी। मतलब आपको वैल्यू दी है 0.68 पहली, दूसरी वैल्यू आपको दी है 0.50 और थर्ड वाली वैल्यू आपको वैल्यू दी है 2.5। तो यहाँ हम देखें तो सबसे पहले देखिए मैंने आपको बताया था माइनस में लिखनी है सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद माइनस की छोटी वैल्यू लिखनी है यानी 0.50। इसके बाद प्लस की छोटी वैल्यू, तो प्लस की तो एक ही वैल्यू है तो वो मैंने लिख दी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इसको हम कैसे लिखते हैं, ये आपका लेस देन होता है, इससे छोटा ये होता है और सबसे बड़ा ये होता है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली है ना, इससे छोटी ये है और इससे छोटी ये है। तो ये आपका क्या दिया है, ये आपको ए दिया है, ये आपको बी दिया है और ये सी। तो सब में बड़ा कौन सा है, ए बड़ा हुआ, इससे छोटा क्या हुआ, बी हुआ और बी से छोटा सी हुआ, ठीक है। तो ए बी सी आपका ऑप्शन सही है। तो इसमें हम देखें तो प्लस का ए है, फिर इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, विशिष्ट चालकता की इकाई है। तो बच्चों जो विशिष्ट चालकता होता है उसकी इकाई सेमी इनवर्स ओम इनवर्स होती है। तो ये ऑप्शन गलत है आपका। सेकंड है आपका सेमी ओम इनवर्स तुल्यांक इनवर्स, ये भी ऑप्शन गलत है। अगला है आपका सेमी इनवर्स ओम इनवर्स, तो ये आपका ऑप्शन सही है, ठीक है, क्योंकि जो तुल्यांक चालकता होती है उसकी इकाई सेमी इनवर्स ओम इनवर्स होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 6, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, अर्थात जो इलेक्ट्रोड है उसका विभव किस बात पर निर्भर करता है। तो पहला धातु की प्लेट पर, तो हाँ धातु की प्लेट जैसी होगी उसका इलेक्ट्रोड विभव या फिर वोल्टेज उतने ही कम या ज़्यादा होंगे, तो इस बात पर भी निर्भर करता है। इसे हम देखें तो विलयन के ताप पर, तो ताप कम ज़्यादा होगा उस पर भी जो विभव है वो निर्भर करेगा। अगला है विभव की मूलरता पर। मूलरता क्या होता है, हमने विलयन में कितना विलय मिला है, तो विलय की मात्रा पर भी डिपेंड करता है। तो यह अगला ऑप्शन है आपका इनमें से सभी, तो यहाँ आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही है, अर्थात सभी पर जो है इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव डिपेंड करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धभाग के पूर्ण होने में लगा समय टी हाफ यानी अर्धायु उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, या फिर उसकी प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, या चौथा ऑप्शन है उसकी प्रारंभिक सांद्रता के वर्गमूल पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम जो अर्धायु है उसका सूत्र लिख लेते हैं। अर्धायु को हम टी हाफ से व्यक्त करते हैं। इसका सूत्र होता है 0.693 अपॉन के। यहाँ पर आपका जो टी हाफ है वो आपका समय यानी अर्धायु है और के आपका वेग स्थिरांक है। तो इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है विलयन की वो हमें नहीं दी हुई है। इस सूत्र में विलयन की प्रारंभिक सांद्रता नहीं है, तो यहाँ पर
जो उसकी प्रारंभिक सांद्रता है उस पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात थर्ड ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्धायु काल में संबंध बताइए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी जो अर्धायु काल और वेग स्थिरांक में संबंध होता है वो होता है आपका T12 बराबर 0.693/K। तो इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला T12 बराबर 0.693/K, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपका, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन है आपका वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। दूसरा है वेग स्थिरांक और वेग के मात्रक समान होते हैं। अगला है अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और नेक्स्ट है आपका वेग स्थिरांक का मान x/t होता है। तो देखिए बच्चों, जो आपका शून्य कोटि होती है उसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये ऑप्शन तो सही है आपका, अर्थात ये कथन सही है आपका। सेकंड ऑप्शन है वेग स्थिरांक और वेग के मात्रक समान होते हैं। तो ये भी आपका सही है, क्योंकि वेग स्थिरांक और वेग के मात्रक शून्य कोटि के लिए सेकंड इनवर्स होते हैं दोनों के। तो ये ऑप्शन भी सही है। अगला पॉइंट देखें तो अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि अभिक्रिया की जो अर्धायु काल होता है वो तो उसकी मात्रा पर या उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यहाँ दिया है कि अर्धायु काल जो है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि अर्धायु काल तो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो ये ऑप्शन इसका सही है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग है। तो इसके ऑप्शन दिए आपको, तो इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती। दूसरा है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो ये ऑप्शन फिर से वही आ गया कि अभिकारक की जो सांद्रता है उस पर आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया निर्भर नहीं करती है। तो इसका जो है सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन सही है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B रिएक्शन C के लिए वेग दर है। पहला ऑप्शन है K A⁻0 B⁻0। दूसरा है A⁻1 B⁻0। अगला है A⁻0 B⁻1। अगला आपका इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, शून्य कोटि के लिए जो अभिकारक की सांद्रता होती है वो कितनी होती है? शून्य। ठीक है, तो यहाँ अभिकारक A की सांद्रता शून्य है और B की सांद्रता भी शून्य है। दोनों अभिकारकों की सांद्रताएं शून्य है। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। 6 क्वेश्चन आपका, शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर का मात्रक होता है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि शून्य कोटि के लिए जो अभिक्रिया के दर का नियतांक होता है या मात्रक होता है वो होता है आपका लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इसमें हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर लीटर है, सेकंड इनवर्स है, लेकिन मोल इनवर्स नहीं है। इसमें सेकंड इनवर्स नहीं दिया हुआ है। इसे हम देखें तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, क्योंकि शून्य कोटि का जो मात्रक होता है वो होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण बताइए। तो बच्चों, प्रथम कोटि के लिए जो हम डेरिवेशन निकालते हैं वो आपका होता है K बराबर 2.303/T log 10 A/A-x। ये आपका 10 बेस में होता है। ठीक है, और चेक कर लेते हैं। यहाँ T² है तो ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर ये वैल्यू गलत दे रखी है और ये भी गलत है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यानी K बराबर 2.303/T log A/A-x बेस में 10, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एक अणुक अभिक्रिया है। तो बच्चों, एक अणुक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो कि केवल एक अणु पर निर्भर करती है। ठीक है, तो हमने कोटि में हम देखें
तो पहला ऑप्शन इसका, इसमें देखिए एक अणु ये दिया है, एक अणु ये दिया है, तो दो अभिकारक दिए हैं, तो ये आपकी दो अणु वाली अभिक्रिया है। अगला एग्जांपल देखें तो यहाँ CH3 COO CH3 प्लस H2O, कोटि में हमने पढ़ा था कि जल को हम अभिक्रिया में काउंट नहीं करते हैं, तो हम जल को अगर हटा दें तो इसमें कुल कितने अभिकारक हैं, इसमें कुल एक अभिकारक है। ठीक है, तो जिसमें एक अभिकारक होता है उसे हम बोलते हैं एक अणुक अभिक्रिया। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन आपका, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक है, तो इसका मात्रक तो वही है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके 5th चैप्टर यानी पृष्ठ रसायन से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है इसका, एक उत्प्रेरक अभिक्रिया की ऊर्जा बढ़ा देता है, अभिक्रिया की ऊर्जा घटा देता है, अभिक्रिया की उस ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं डालता, या फिर ए और बी दोनों ऑप्शन। तो हम जानते हैं कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो कि अभिक्रिया की दर को कम या अधिक कर देते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, N2 प्लस 3H2 रिएक्शन 2NH3, इसमें अगर हम Fe मिला दें यानी आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को कराएं तो ये अभिक्रिया हमारी जल्दी से होगी, अर्थात फास्ट रिएक्शन होगी। इसी अभिक्रिया को अगर हम H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में कराएं तो ये अभिक्रिया बहुत ही स्लो मोशन में होगी। तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या फिर कम कर देते हैं। ठीक है, तो इसका डी जो ऑप्शन है ए और बी वो सही है, क्योंकि ए में दिया है ऊर्जा बढ़ा देते हैं और बी आपका ऊर्जा घटा देते हैं, तो आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ब्राउनियन गति यानी ब्राउनी गति का उदाहरण है। द्रव अवस्था में तापमान का उतार चढ़ाव, दूसरा है कणों का आकार, तीसरा परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाडी कणों पर संघात, अगला आपका कोलाडी कणों पर आवेशों का आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो यहाँ हम देखें तो परिक्षेपण माध्यम का मतलब होता है जल, परिक्षेपण माध्यम मतलब जल। तो जल के अणुओं का कोलाडी कण मतलब जैसे आपका गोंद के कण, स्टार्च के कण, है ना। तो जल के जो कण होते हैं वो कोलाडी कणों पर चोट मारते हैं या फिर कह सकते हो टक्कर देते हैं। तो जब जल के अणु कोलाडी कणों पर टक्कर देंगे तो उनमें क्या हुआ, गति ऊर्जा हो जाएगी। तो आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन आपका अधिशोषण के प्रक्रम में साम्य स्थिति पर सत्य है। तो अधिशोषण का जो सूत्र होता है वो होता है आपका डेल्टा H बराबर T इंटू डेल्टा S। तो इस सूत्र को आप याद कर लेना। जो आपका अधिशोषण के लिए साम्य स्थिति का सूत्र होता है वो होता है आपका डेल्टा H बराबर T इंटू डेल्टा S। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा अवशोषण का उदाहरण है। सिलिका जेल पर जल, कैल्शियम क्लोराइड पर जल, अति महीन निकेल पर हाइड्रोजन या धातु सतह पर ऑक्सीजन। तो यहाँ हम देखें तो जो जल होता है वो कैल्शियम क्लोराइड की छड़ पर आसानी से अधिशोषण हो जाता है या अधिशोषित हो जाता है ना। तो इसका ऑप्शन जो है बी वाला वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कोहरा निम्न कुलाडी अवस्था का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन इसका गैस में द्रव परिक्षिप्त, दूसरा है गैस में गैस परिक्षिप्त, तीसरा गैस में ठोस परिक्षिप्त और चौथा है आपका द्रव में ठोस परिक्षिप्त। तो हम देखें तो जो कोहरा होता है वो आपका क्या होता है, कोहरा आपका जल की बूंदें होती हैं। और जल की बूंदें कहाँ पर होती हैं इकट्ठी, जल की बूंदें आपकी वायुमंडल में इकट्ठी हो जाती हैं। और वायुमंडल में क्या पाया जाता है, वायुमंडल में आपकी गैस पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन है वायुमंडल का मतलब गैस, तो गैस, और कोहरा क्या है द्रव, तो गैस में द्रव परिक्षिप्त। ठीक है, द्रव परिक्षिप्त का मतलब द्रव की परिक्षिप्त प्रावस्था अर्थात विलय वाली प्रावस्था, मिलने वाली प्रावस्था। और किस में मिल रही है, द्रव को गैस में मिलाया जा रहा है ना, द्रव को गैस में मिलाया गया है जिससे हमारा कोहरा बना। तो इस प्रकार का जो अवस्था है वो कोहरा का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका निम्न में द्रवरोधी कोलाइड है। तो बच्चों
जो कोलाइड विलयन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है द्रव स्नेही और दूसरा द्रव विरोधी। द्रव स्नेही आसानी से कोलाइड विलयन बना लेते हैं, जबकि द्रव विरोधी कठिनाई के साथ कोलाइड विलयन बनाते हैं। तो गोंद को अगर हम जल में घोलें तो आसानी से जो है विलयन बन सकता है। जिलेटिन को हम घोलें तो उससे भी कोलाइड विलयन बन सकता है। सेम स्टार्च से स्टेनिक ऑक्साइड को हम लें तो इससे जो हमारा कोलाइड विलयन बनेगा वो बहुत ही कठिनाई से बनेगा। तो ये आपका द्रव विरोधी विलयन का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे बने अवक्षेप में FeCl3 का तनु विलयन मिलाने पर कोलाइड विलयन प्राप्त होता है। इस परिघटना को कहते हैं। तो बच्चों, अगर हम किसी FeCl3 के किसी विलयन में अगर हम FeOH का होल ट्राइज इस विलयन को मिलाएं तो होगा क्या कि ये जैसे इसके अंदर मिलाएंगे तो Fe अपने अलग आयन में और OH अपने अलग आयन में, अर्थात कह सकते हो विपरीत आयनों में टूट जाएंगे। ठीक है, और आपका Fe जो है वो इसकी सतह पर, किसकी सतह पर, Fe की सतह पर चिपक जाएगा। और जब इसकी सतह पर चिपक जाएगा तो आपके ये सारे कण जो होंगे, जितने भी आपके FeCl3 के जितने भी कण होंगे वो सभी किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। जब प्लस के हो जाएंगे तो क्या हुआ, वो आपस में मिलेंगे नहीं। ठीक है ना, तो यह घटना आपकी पेप्टीकरण कहलाती है। तो इसका ऑप्शन सही है पेप्टीकरण। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका A, B, C तथा D 16 की गोल्ड संख्या क्रमशः 0.001, 0.15, 2.0 तथा 25 है। सबसे प्रभावी रच्छी कोलाइड है। तो बच्चों, जिस गोल्ड सोल की स्वर्ण संख्या अधिक होती है, जिस गोल्ड की स्वर्ण संख्या अधिक होती है वह हमारा कम प्रभावी होता है। अर्थात जो आपका रक्षण संख्या होती है, रक्षण क्षमता, इसका जो सूत्र होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्वर्ण संख्या के। स्वर्ण संख्या के जो रक्षण क्षमता होती है वो स्वर्ण संख्या की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर स्वर्ण संख्या अधिक होगी तो रक्षण क्षमता कैसे होगी, कम होगी। और अगर स्वर्ण संख्या कम होगी तो रक्षण क्षमता कैसे होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है, प्रभावी रक्षण कोलाइड की संख्या पूछी है। अर्थात सबसे प्रभावी रक्षी कोलाइड बताना है। तो प्रभावी कब होगा, प्रभावी जब होगा जब स्वर्ण संख्या कैसे होगी, कम होगी। भाई रक्षण क्षमता अधिक कब होगी, अधिक जब होगी जब आपकी जो स्वर्ण संख्या है वो कम होगी। तो यहाँ हम देखें तो देखिए 0.001 ये सबसे कम स्वर्णांक संख्या है। तो ये आपका ऑप्शन ए है वह सही है। क्यों, क्योंकि जिस कोलाइड कण की स्वर्ण संख्या बहुत कम होती है उसका जो रक्षण प्रभाव है या रक्षण संख्या है वो अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय गालक नहीं है। तो बच्चों, CaCO3 जो आपका है वो आपका क्षारीय गालक होता है, CO भी क्षारीय गालक होता है और MgO भी क्षारीय गालक होता है। SiO2 जो होता है वो आपका अम्लीय गालक होता है। जैसे आपका जो CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट होता है, ये कैल्शियम सिलिकेट जो है वो हमारा अम्लीय गालक से बनता है। ठीक है, तो इसमें SiO2 जो है वो आपका क्षारीय गालक नहीं है। ये आपका कैसा गालक है, ये आपका अम्लीय गालक होगा। ठीक है, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका बॉक्साइड का सूत्र है। तो बच्चों, जो बॉक्साइड होता है उसका सूत्र होता है Al2O3 अर्थात जो बॉक्साइड होता है वो आपका एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। अर्थात इस एल्यूमिनियम के अयस्क से हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है और इसी को हम बॉक्साइड का सूत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेलेकाइट अयस्क है। तो मेलेकाइट जो होता है उससे हमें कॉपर प्राप्त होती है। जो आपका मेलेकाइट होता है उससे कॉपर प्राप्त होती है। अर्थात मेलेकाइट जो अयस्क होता है वो कॉपर का अयस्क होता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका, लौह अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अर्थात जो लौह अयस्क हैं उनको किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो आपने ये 10th में भी पढ़ा होगा कि चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा हम क्या करते हैं, लोहे को अलग करते हैं।
अर्थात लोहे की जो अशुद्धियाँ होती हैं या लोहा शुद्ध जो होता है उसे हम चुंबकीय पृथक्करण विधि से चुंबक से अलग कर लेते हैं और उसके अंदर से जो भी अपवाद होता है या अवक्षेप होता है उसे हम अलग कर देते हैं। तो लोहे को अलग करने की जो विधि है वो है आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेट में मुख्यतः होता है, तो जो मेट जो होता है, मेट का मतलब आपका अवक्षेप, उसके अंदर CuS और FeS दोनों की मात्राएं पाई जाती हैं। तो इसका ऑप्शन सेकंड वाला सही है। ठीक, तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपका 8वें चैप्टर से लिया गया है जिसका नाम है डी तथा ए ब्लॉक के तत्व। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्न में अनुचुंबकीय आयन है। तो सबसे पहले मैं आपको अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय आयन के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए यह आपका एक डी कक्षक है, 1 2 3 4 और 5। इसमें डी कक्षक में कितने 5 कोष होते हैं। अब इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो बच्चों इसमें अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब होता है कि इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। तो इसके अंदर अगर 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होगी। तो अगर किसी कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या उपस्थित होती है तो वह आपका अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। तो वह आपका अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है वो आपका रंगीन आयन प्रदर्शित करता है। कैसा, रंगीन आयन प्रदर्शित करता है। और अगर किसी कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होती है, शून्य होती है, अर्थात 0 होती है, तो वह आपका प्रतिचुंबकीय आयन होता है, अर्थात प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। और वह आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ होने की वजह से रंगहीन आयन प्रदर्शित करता है। फिर से किसी कोश के अंदर अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चाहे वो 1 हो या 2 हो, तो अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें उस पदार्थ को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे और उसके आयन को हम रंगीन आयन कहते हैं। ठीक है, और उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 0 होती है ना, तो उसे हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं और वह रंगहीन आयन प्रदर्शित करता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम देखें तो इसमें अनुचुंबकीय आयन बताना है कि इनमें से कौन सा अनुचुंबकीय आयन है। तो देखिए Zn+2 है, Ni+2 है, Cu+ है और Ag+ है। तो इनके हम पहले जो है कोश बना लेते हैं। एक आपका Zn+2, दूसरा आपका Ni+2, तीसरा आपका Cu+ और चौथा आपका Ag+। ठीक है, तो Zn जो होता है इसके क्रमांक होता है कितना 30 और 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो बचे आपके 28 के हिसाब से अगर मैं शॉर्ट में इसका कोश बनाऊं तो लास्ट वाले कोश में यानी डी कोश में इसके 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन को अगर मैं भरूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे कोश जो है कंप्लीट है ना। जब इसके कोश कंप्लीट है तो वो आपका अनुचुंबकीय नहीं होगा, कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। तो ये ऑप्शन गलत है आपका, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वही आपका अनुचुंबकीय आयन होगा। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये आपका अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं है। Ni को हम देखें तो Ni इसका 28 होता है। 28 के हिसाब से हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर कमी है, तो रह कितने गए 26 के हिसाब से इसका हम बॉक्स बनाएं तो डी कोश में जो है कितने 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ हम देखें तो एक ये और एक ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और आपके इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो यह हमारा कैसा होगा, अनुचुंबकीय पदार्थ होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि आपका Ni+2 जो है वो आपका अनुचुंबकीय आयन है। ठीक है, फिर से समझिए कि अनुचुंबकीय आयन
वह आयन होता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान होते हैं। तो मैंने आपको बताया था रंगीन आयन कब संभव होते हैं, जब किसी आयन के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि आपके रंगीन आयन कब होगा, जब उसके अंदर अनुचुंबकीय या कह सकते हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, है ना। तो यहाँ इसका जो ऑप्शन है वो बी वाला ऑप्शन सही होगा, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने पर रंगीन आयन संभव होता है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से रंगहीन आयन है। तो मैंने बताया था रंगीन आयन कब होता है, जब किसी पदार्थ के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। मतलब मैंने आपको इसमें बताया था कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शून्य होते हैं उसे हम रंगहीन आयन कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कॉपर जो होता है इसका क्रमांक होता है 29। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 28 बचे। तो 28 के हिसाब से जो इसका डी बॉक्स है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके अंदर तो इसके सभी कोष पूर्ण होंगे, है ना। और जब सभी कोष इसके पूर्ण हैं तो क्या करेगा, ये आपका रंगहीन आयन दर्शाएगा। तो ये ऑप्शन इसका सही है। जबकि इसको हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, 29 में से 2 गए, 27 बचेंगे, है ना। तो 27 से आपके डी में 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और आपका एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेगा, जिससे ये आपका रंगीन आयन प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, निम्न में से कौन सा तत्व उत्प्रेरक के गुण प्रदर्शित करता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ कि Fe जो होता है वो एक उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करता है, जो कि अभिक्रिया को कम या बढ़ा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आयन जिसमें सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन है Fe+3, CO+3, Na+2 और Cu+2। इसमें से हमें वह आयन बताना है जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो देखिए बच्चों, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पहला आपका Fe+3, दूसरा आपका CO+3, फिर Na+2 और Cu+2। ठीक है, इसका 26 होता है क्रमांक। 26 में से आपके 3 निकल गए तो कितने बचा, इसका 23 हो गया क्रमांक। इसका 27 होता है, 3 निकल गए तो 24। इसका 28 होता है, 2 निकल गए तो 26। 29 में से 2 गए तो आपका 27। ठीक है, तो इसके हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करें तो इसके लास्ट वाले कोष में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आएंगे आपके 3d5। ऐसे इसका करेंगे तो 3d6, इसके में 3d8 और इसके में 3d9। तो इनके बॉक्स अगर हम बनाएं तो आप देख सकते हो कि इसमें देखिए 1 2 3 4 5 बॉक्स होते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 1 2 3 4 5, तो सभी कैसे हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यानी सभी सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इसमें हम बनाएंगे तो 6 के लिए एक बॉक्स भर जाएगा आपका, तो 4 बचेंगे। तो Fe में सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें जो आपका Fe+3 है वो ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रतिचुंबकीय आयन है। ऑप्शन इसके Cu+2, Fe+2, Na+2 और Zn+2। तो हम इसको ध्यान से देखें तो Zn जो होता है, जो आपका Zn होता है, इसका क्रमांक होता है कितना, 30, है ना। और यहाँ पर क्या दिया, Zn+2। तो यहाँ हम 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दें, अगर हम +2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दें तो 28 हो जाएगा। और 28 के हिसाब से इसके लास्ट वाले कोष में कितने 3d10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और जब 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसके सभी कोष जो हैं कैसे होंगे, युग्मित। और जब इसके सभी बॉक्स युग्मित होंगे तो ये आपका प्रतिचुंबकीय आयन दर्शाएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 9 चैप्टर से लिया गया है, यानी उपसेचन यौगिक से। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयन उपसह संयोजक यौगिक नहीं बनाता। तो बच्चों, उपसह संयोजन यौगिक केवल डी ब्लॉक के तत्व बनाते हैं। उपसह संयोजन यौगिक केवल डी ब्लॉक के तत्व बनाते हैं। तो यहाँ हम देखें तो देखिए Na जो होता है वो एस ब्लॉक का तत्व होता है, Cr पी ब्लॉक का,
CO ये भी पी ब्लॉक का और Cr भी पी ब्लॉक का होता है। तो Na जो है वो आपका उपसहज संयोजन यौगिक नहीं बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, CO En का उल्टाज Cl2 Cl में CO की समन्वय संख्या बताइए। तो CO के साथ अंदर जो होते हैं यानी En और Cl ये आपके लिगेंड कहलाते हैं। En आपका द्विदंतुर लिगेंड होता है और Cl आपका एक दंतुर। तो ये द्विदंतुर है और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा और इसका 1 है, 1 का 2 में करेंगे तो 2 आएगा। मतलब COEN ट्वाइस Cl2। En कितना होता है, द्विलिगेंड यानी द्विदंतुर, बाहर 2 दिया हुआ है प्लस इसका 1 होता है और 2, ये हो गया 4 और ये आपका 2, टोटल कितने हो गए 6। तो इसमें CO की जो समन्वय संख्या है वो आपकी 6 होगी। ठीक है, तो ये इसका 6 ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन आपका CONH3 5Cl Cl2 में CO की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, मैं इसको लिख लेता हूँ। CONH3 5Cl और बाहर है आपका Cl2। हमें क्या करना है, CO की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो इसको मैंने x मान लिया, NH3 के लिए 0 लिखते हैं, बाहर 5 दिया हुआ है प्लस इसका होता है -K1 प्लस इसका भी -K1, साथ में कितना है 2 बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद x ऐसे ही, ये कितना हो गया 0 -1 और ये -2 बराबर 0। तो x1 कितना आ गया प्लस का 3। ठीक है, तो आपको जो CO की ऑक्सीकरण संख्या होती है यानी ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो आपका 3 होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, निम्नलिखित में से कौन सा आयन उपसंयोजन संयोजन यौगिक नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन पहला सही है यानी Na जो होता है वह आपका उपसंयोजन संयोजन आयन नहीं बनाता है।